अच्छा ये मैं लास्ट बार है, किसी का कनेक्शन लॉस्ट हुआ तो उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज अगर किसी का कनेक्शन लॉस्ट होता है तो अगर मैं ऐसे रिपीट करने लगे, देयर आर 19 स्टूडेंट्स, तो अगर मैं ऐसे रिपीट करूंगा कनेक्शन लॉस्ट होने पे तो आगे तो कभी बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं जहाँ से मिस हुआ होगा, ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत मिस होगा तो चलेगा, बट मेजर पोर्शन मिस होगा तो ऐसे फिर बाकी बच्चों का लॉस होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, 9 पूछ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 में डेंसिटी भी बता रखी है, जी सर। 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि देखो होगा क्या ना, अब तुम तो बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुनोगे, बाकी बच्चे थोड़ी सुनेंगे, वो इधर उधर भाग जाएंगे, ये दिक्कत होती है, तो उनको संभाल के रखना पड़ता है। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 ml, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी कितनी है, बेसिकली 13.6 ग्राम पर ml। इस डेंसिटी का मतलब क्या है कि 1 ml में इतना मास है, 1 ml में इतना मास है, तो 1 ml मरकरी का मास कितना हो गया, 13.6 ग्राम। 1 ml का इतना है तो 1 लीटर का कितना होगा, 1 लीटर मतलब 1000 ml। 1000 ml का कितना होगा, 13.6 × 1000, कितना हो गया, 13600 ग्राम। अब तुम्हें मास पता चल गया तो मोल्स कैसे निकालते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्वेश्चन में गिवन है तुम्हें 200, सॉल्व कर लो 68 आ जाएगा, ओके। समझ आएगा। ओके सर। ठीक है। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन है 19th जी सर। क्वेश्चन के अलावा, कोई और क्वेश्चन है, किसी का डाउट? कोई नहीं, ठीक है। तो अब 19 क्वेश्चन को नोट्स में ही हम लिखते हैं, तो उसको अब क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इसको ध्यान से अब क्वेश्चन नंबर 90 मतलब क्वेश्चन नोट्स में लिख लो इस क्वेश्चन को। तो जिसके पास पीडीएफ नहीं है मैं उनके लिए क्वेश्चंस लिख लिख देता हूँ एक बार यार। क्वेश्चन है इफ फ्रॉम 10 मोल्स। अच्छा एक बार ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं, जिनका फर्स्ट क्लास है फिजिकल केमिस्ट्री की, वो हैंड रेस करके बताना, हैंड रेस करके बताना। सुमित, नरेंद्र, ओके, ओनली 2, ओके सुमित और नरेंद्र, ओके। सुमित एंड नरेंद्र, देखो हम थोड़ा सा 3 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, आईटीसी हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो वो पहले 2 लेक्चर जरूर देख लेना, उसका मैं लिंक आज ग्रुप में डाल दूंगा, तो उनको जल्दी से जल्दी देख लेना। अब तुम्हारे पास, क्योंकि इस वीक में हमारी ये लास्ट क्लास है तो नेक्स्ट वीक क्लास होगी, तो तब तक तुम्हारे पास टाइम होगा, तो प्रीवियस वाला अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है, ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अभी अभी इस लेक्चर में थोड़ी चीजें तुम्हें कम समझ में आएंगी, तो थोड़ा कोऑपरेट करने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि कुछ प्रीवियस चीजें होंगी, ठीक है। फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हें अच्छे से समझ आ सके चीजें, ठीक है। सर। ओके सर। ओके, सर। या बोलो। सर अभी आपके 2 ही लेक्चर कंप्लीट हुए हैं। नहीं 3 हो गए शायद, 3, हाँ 3 या 2 ही हुए हैं शायद, मेरे को ध्यान नहीं, 3 हो गए शायद, हाँ। क्योंकि आपने मुझे जो लिंक भेजी थी उस पे एक ही लेक्चर की वीडियो दिखी, एक मुझे लगा उसमें ये अगर लेक्चर। नहीं नहीं नहीं, उसमें अगर उस चैनल में तुम जाके देखोगे जहाँ पे वो वीडियो पड़ी है, उसमें दूसरा लेक्चर भी है, उसमें प्लेलिस्ट बना रखी है सर उसमें। उसमें तो 9 लेक्चर्स तक दिखा रहा था। 9 लेक्चर्स नहीं, उसमें उसमें दो, मैंने 2 प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एक आईटीसी है, आईटीसी में 2 लेक्चर अपलोड हो रखे हैं वहां पे, ठीक है। मतलब सिर्फ दो लेक्चर कंप्लीट हुए सर। हुए 3 है, रिकॉर्डिंग अभी 2 की अपलोड हुई है, ठीक है। आज मैं ओके तीसरे सर। तीसरे और आज के लेक्चर की भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ फ्रॉम 10 मोल्स NH3 and 5 moles of H2SO4, all the all the hydrogen atoms all the hydrogen atoms are removed in order to form hydrogen gas, then find the number of hydrogen molecules formed, H2 molecules formed. This is the question we have. देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, देखो
हमारे पास 10 मोल्स NH3 है, 5 मोल्स H2SO4 है। इसमें जितने भी हाइड्रोजन एटम्स है उनको रिमूव करना है। जितने भी रिमूव, ऐसे नहीं कि हम रिमूव सच में करेंगे, हाइपोथेटिकली रिमूव करके उसको H2 में कन्वर्ट करना है, और फिर हमें ये फाइंड आउट करना है कि H2 के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो अब देखो, इसमें सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, हमें पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि 10 मोल्स ऑफ NH3 और 5 मोल्स ऑफ H2SO4 में टोटल हाइड्रोजन एटम्स है कितने। ठीक है, पहले तो ये फाइंड करना है। तो पहले सिंपल सी चीज ये देखो, 10 मोल्स ऑफ NH3 में 10 मोल्स ऑफ NH3 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे NH3 के। बोल सकता हूँ 10 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, 10 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, बिकॉज एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 10 मोल्स में 10 Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे NH3 के। अब एक मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, 3 हाइड्रोजन एटम्स है। एक मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में कितने हाइड्रोजन एटम्स है, 3 हाइड्रोजन एटम्स है। तो फिर टोटल हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे, टोटल हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम NH3 से जो टोटल हाइड्रोजन एटम्स हमें मिले वो कितने हो गए। देखो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं NH3 के, 10 Na, और एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 3। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू 10 Na, तो मतलब टोटल हाइड्रोजन एटम्स कितने आ गए, 30 Na। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है। NH3 से इतने हैं। सेम चीज H2SO4 के लिए करेंगे, तो सेम चीज 5 मोल्स ऑफ H2SO4, कितने मॉलिक्यूल्स, 5 Na मॉलिक्यूल्स, 5 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। और एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में कितने हाइड्रोजन एटम्स है, सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम्स है, 2 हाइड्रोजन एटम्स है। ठीक है, तो टोटल हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम H2SO4 वो कितने हो जाएंगे, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 इंटू, सॉरी 2 इंटू 5 Na, कितने हो जाएंगे, 10 Na। कितने हो जाएंगे अभी, 10 Na हो गए हाइड्रोजन एटम्स। अब यहाँ पे अगर, अब पूरे टोटल देखें, अगर हाइड्रोजन एटम्स दोनों में से टोटल हाइड्रोजन एटम्स देखें, दोनों के अगर ऐड कर दें, 30 Na प्लस 10 Na, तो कितना हो गया, 40 Na हो गया। Na कॉमन आ जाएगा, 30 प्लस 10 40 Na हो गया। तो टोटल 40 Na हाइड्रोजन एटम्स हो गए। अब उसने क्या किया, उसने क्या बोला कि ये जो 40 Na हाइड्रोजन एटम्स आ गए, इसके अब क्या बनाओ, H2 मॉलिक्यूल्स बनाओ। मतलब उसने क्या किया था कि इन दोनों में से जितने भी हाइड्रोजन एटम उनको रिमूव करो, वो हमने रिमूव कर दिए, दोनों के हाइड्रोजन एटम्स निकाल दिए, ये टोटल हाइड्रोजन एटम आ गए दोनों मॉलिक्यूल से। अब उसके बनाने H2 मॉलिक्यूल्स। अब इन हाइड्रोजन एटम्स को H2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है। तो अब देखो भाई, एक H2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन एटम्स चाहिए होते हैं, in order to form सर 2। 2, in order to form one H2 molecule, we require 2 हाइड्रोजन एटम्स। एक H2 मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए मेरे को 2 हाइड्रोजन एटम्स की जरूरत होती है। तो ऑब्वियसली अब टोटल H2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड कैसे निकलेंगे, सिंपली क्या करना पड़ेगा मेरे को, ये जो टोटल हाइड्रोजन एटम्स थे विच इज 40 Na, इसको मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम्स चाहिए होते हैं। तो जितने भी हाइड्रोजन एटम्स है उसको 2 के साथ डिवाइड करूंगा, तभी तो मेरे को मिलेंगे कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। तो वो हमारा आंसर बेसिकली क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करके 20 Na मॉलिक्यूल्स। दिस विल बी योर आंसर, 20 Na की वैल्यू पुट करनी हो कर सकते हो, बाकी डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या है। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर। बताओ समझ में आया क्वेश्चन, बोलो समझ में आया। यस सर। ठीक है, इस टाइप का एक और मैं क्वेश्चन सर एक दूंगा। बार और बताना सर। ठीक है, एक बार मैं और
एक बार मैं और बताता हूँ और फिर इस टाइप का क्वेश्चन मैं एक और दूंगा, वो तुम सॉल्व करके दिखाओगे, ठीक है। तो फिर से मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले तो हमने हाइड्रोजन एटम्स निकाल लिए इन दोनों में से कितने कितने थे, क्योंकि उसने क्या बोला कि इन दोनों में जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको रिमूव करो और जितने भी वो एटम्स आए उसको कन्वर्ट कर दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में। तो बताओ लास्ट में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितने बने। तो मैंने इसमें से कितने हाइड्रोजन एटम्स थे वो निकाल लिए, वो आए 30 में। वो तो हमें आता ही है ना, अगर मैं तुमसे ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछता कि बताओ इसमें से इसमें कितने हाइड्रोजन एटम, तो ऐसे निकालते। फिर मैंने इसमें कितने हाइड्रोजन एटम है वो भी निकाल लिए, वो कितने आगे 10 है। तो टोटल इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से जो हाइड्रोजन एटम आए मैंने दोनों को ऐड कर दिया। फिर इसको कन्वर्ट करना था H2 मॉलिक्यूल्स में, तो H2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम की जरूरत होती है एक मॉलिक्यूल बनाने में। तो ऑब्वियसली दो सब हाइड्रोजन एटम्स को अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो देन मेरे को आंसर मिलेगा। समझ में आया, आप बोलो। यस सर। ओके, तो इस क्वेश्चन को लिखो एक बार, लिख लो कॉपी में, हो जाए तो हैंड रेस करके बता देना, ठीक है। लिखो एक बार। हाँ भाई, लिख लिया सबने? ठीक है लिख लो लिख लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो सर एक एनसीईआरटी में चैप्टर है सर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो सर वो सर इसी में पढ़ा दिया जाएगा हमें, इसी चैप्टर में? बिल्कुल बिल्कुल, इसी में, और कुछ पार्ट मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में कवर होगा उसका। ओके सर। ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन लिखो, तो यही आज का एक्टिविटी वाला क्वेश्चन भी होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। वही करना है, जिसका आंसर आ जाए चैट बॉक्स पे लिखते जाना, फिर देखेंगे कौन विनर होगा इसका, ठीक है। सो वी हैव 3.4 ग्राम ऑफ PH3 प्लस, या प्लस जरूरी डालना, कॉमा भी डाल सकते हो, कॉमा 3.3 ग्राम ऑफ H3PO3 and and 2 Na molecules of P2O5। ये तीन चीजें हैं हमारे पास। if we remove if we remove all phosphorus atoms if we remove all phosphorus atoms from all the given compounds from all the given compounds
from all the given compounds and converted in the form of and converted in the form of P4, then calculate the number of calculate the number of molecules of P4 formed. डिटो उसी टाइप का क्वेश्चन है. वी हैव 3 कंपाउंड्स हियर, अलग अलग क्वांटिटी है उन तीनों कंपाउंड्स की. ठीक है, तो उनमें से हाइड्रोजन आइटम्स को रिमूव करना है, कन्वर्ट करना है P4 में, देन बताना है कितने मॉलिक्यूल्स. ठीक है, करो इस क्वेश्चन को. जिसका हो जाए चैट बॉक्स में आंसर्स लिखते जाना. तीन मिनट और है, 3 minutes लेफ्ट. जल्दी से करो. So we have a first answer from Ritik Chaudhary, 1.137 Na of P4. Okay, let's see सही होता है या नहीं. Okay, we got another answer, but it is a different one, 1.035 Na. अनुष्का का आंसर है 1.1 Na. 1.1 Na और 1.137. अनुष्का थोड़ा सा और इसको एक्सपांड करके लिख सकते हो.
या 1.10 है ये? ओके 1.05 ठीक है। ओके कुशाग्र का आंसर है 1.03 एन। लास्ट मिनट लेफ्ट, जल्दी करो। 0.5 एन फ्रॉम तुषार। ओके लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स। ओके टाइम इज ओवर। ठीक है देखते हैं, कौशल यादव तक आंसर्स कंसीडर किए जाएंगे, इसके बाद किसी का आंसर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके लेट्स सी किसका सही है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन टुगेदर। ओके देखो भाई, सबसे पहले 3.34 जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम इसमें करेंगे। 3.34 ग्राम ऑफ पीएच3। तो मोल्स, पहले तो मोल्स ऑफ पीएच3 निकाल लें। मोल्स ऑफ पीएच3 3.4 ग्राम डिवाइड किससे करना पड़ेगा? मोलर मास कितना होगा इसका? 34 ही होगा, तो कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। ठीक है, देन अब मोल्स पीएचसी के मोल 0.1 है। ठीक है, तो अब मेरे को निकालने हैं क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस एटम्स। फॉस्फोरस एटम्स फ्रॉम पीएच3। तो भाई पीएच3 के एक मॉलिक्यूल में एक ही फॉस्फोरस का एटम है। पीएच3 के एक मॉलिक्यूल में एक ही फॉस्फोरस का एटम है। तो फॉस्फोरस, एक माइक ऑफ रखो सब लोग, जब मैं तो समझा रहा हूँ तो माइक सबका ऑफ होना चाहिए। ठीक है, तो फॉस्फोरस एटम्स फ्रॉम पीएच3 अगर हम देखें तो एक पीएच3 के मॉलिक्यूल में एक ही फॉस्फोरस का एटम है, तो ऑब्वियसली एटम्स भी कितने हो जाएंगे? जीरो। एटम्स कितने, अच्छा मोल्स इतने आगे एनएच3 के, अच्छा मोल्स, एक सेकंड रुको, मोल्स इतने आगे पीएच3 के, मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ पीएच3 वो कितने आ जाएंगे? 0.1 एन मॉलिक्यूल्स इतने आगे। और फॉस्फोरस एटम्स कितने आएंगे? फॉस्फोरस एटम्स फ्रॉम पीएच3 वो भी सेम ही आ जाएंगे ना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ पीएच3 में एक ही फॉस्फोरस का एटम है, तो वो भी सेम ही आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं H3PO3 की। तो H3PO3 के पहले मोल्स निकाल लो। मोल्स ऑफ H3PO3 वो कितने आ जाएंगे? 3.3 डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना? कितना इसका? 33 है क्या? नहीं नहीं, 33 कैसे आ जाएगा? इसका मोलर मास आई सर थिंक 82। 82। 82, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 0.04 आ जाएगा। 0.04। तो मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे अगर H3PO3 के, तो वो कितने आ जाएंगे? 0.04 Na।
एटम्स भी तो सेम ही आ जाएंगे, फॉस्फोरस एटम्स भी तो सेम आ जाएंगे क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ H3PO3 में एक ही फॉस्फोरस का एटम है, तो वो भी सेम ही आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 0.04 Na। यहाँ तक हम पहुंच गए। फाइनली यहाँ 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ P2O5, 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ P2O5। अब 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ P2O5 तो ज्यादा इजी हो गया, मॉलिक्यूल्स तो हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें सीधा फॉस्फोरस एटम निकालने हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये क्या हो गया? हाँ, हमें सीधा निकालने हैं फॉस्फोरस एटम्स फ्रॉम P2O5। तो मॉलिक्यूल्स तो पता ही है। अब एक P2O5 के मॉलिक्यूल में, एक P2O5 के मॉलिक्यूल में कितने फॉस्फोरस के एटम है? 2 फॉस्फोरस के एटम। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 2 Na। तो कितना आ जाएगा? 4 Na एटम्स आ गए, 4 Na फॉस्फोरस के एटम्स आ गए। यहाँ पे 0.04 Na आ गए, और यहाँ पे 0.1। तो टोटल फॉस्फोरस के एटम्स अगर देखें, टोटल फॉस्फोरस एटम्स अगर हम देखें तो कितना आ गया? 0.04 Na प्लस 0.1 Na प्लस 4 Na। तो ये हो गया तुम्हारा, तो ये हो गया तुम्हारा 4.14, 4.14 Na। ठीक है। अब फाइनली हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ P4 फॉर्म्ड। तो वो कैसे निकालेंगे? 4.14 Na को डिवाइड, इस बार 4 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल, वहां पे तो H2 बनना था तो 2 हाइड्रोजन एटम्स की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे P4 बनाना है तो 4 फॉस्फोरस एटम की रिक्वायरमेंट है एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4.14 को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो इट कम्स आउट टू बी 1.035 Na। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। देखते हैं किसका सही है। तो स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। ऋतिक का गलत है, वर्णिका सिंगल इज द राइट आंसर। वेरी नहीं, वन, एक सेकेंड, वर्णिका का सही आ गया ना? हाँ सर हाँ बोलो। सर 1.03 है सर राइट आंसर तो। 1.03, हाँ तो क्या हुआ? वर्णिका का आंसर सही है ना? सर ये सर ये 3.3 डिवाइडेड बाई 82 जो आपने करा है सर, अगर इसी फॉर्म को फ्रैक्शन वाली फॉर्म में सर अगर हम ऐड करके करें तो सर 1.03 आएगा। तो 1.03 मैं सही आंसर मान रहा हूँ, मैंने कौन सा मना किया है? वन, 1 पॉइंट तो फर्स्ट आंसर आया ऋतिक का जो था 1.137, ठीक है, और सेकंड आंसर आया वर्णिका का विच इज 1.035। तो वो सही आंसर हो गया ना, तो वर्णिका विनर हुई इस पर्टिकुलर कांस्टेंट की, वर्णिका सिंगल। ठीक है, तो बाकी आंसर्स ओके तो और भी लोगों का सही है। कुशाग्र का सही है, तरुण का सही है, अजय का सही है, तो आंसर तो और भी लोगों का सही है, बट विनर जो है दैट इज वर्णिका सिंगल। ओके, बहुत बढ़िया वर्णिका। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? किसी को डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट करना है? कर लो कर लो कर लो जल्दी। हो गया नोट? यस सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट the mass of O2 atoms, sorry, mass of oxygen atom, O2 atoms क्या बोल रहे हो, mass of oxygen atoms in gram in 196 AMU of H2SO4। ध्यान से क्वेश्चन सुन लेना और मतलब ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, इजी है। ग्राम में निकालना है ऑक्सीजन एटम्स का वेट, ऑक्सीजन एटम्स का वेट ग्राम में निकालना है इन 196 AMU ऑफ H2SO4। करो इसको, थोड़ा सा ध्यान से करना, क्वेश्चन इजी है पर ध्यान से करना। ये वाला क्वेश्चन हो जाए तो हैंड रेस कर देना, आंसर बता देना। हुआ ये क्वेश्चन सिंपल, इतना टाइम क्यों लग रहा है इसमें? 128 NA ग्राम। वन 128 बाय मतलब डिवाइड बाय 90 NA नहीं होना चाहिए, 128 बाय NA होना चाहिए, इनटू NA थोड़ी होगा। देखो एक बार ध्यान से, सो 196 AMU ऑफ H2SO4, 90 एक H2SO4। तरुण ये भी इस टाइप से भी तुम बोल सकते हो, ये भी आंसर सही होगा मुझे लग रहा है तुम्हारा। तो चलो देख लेते हैं। देखो 98 क्यों बोल रहा हूँ, 98 एक H2SO4 मॉलिक्यूल का कितना मास होता है, 98 AMU होता है। तो ऑब्वियसली 196 AMU मतलब कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास, 2 H2SO4 मॉलिक्यूल है हमारे पास, 2 H2SO4 मॉलिक्यूल है। तो एक H2SO4 के मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम है, तो 2 में कितने हो जाएंगे, टोटल 8 ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे हमारे पास। एक H2SO4 मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम है, तो 2 में 8 हो जाएंगे, 8 ऑक्सीजन एटम होंगे। अब 8 ऑक्सीजन एटम है, इसका वेट निकालना है ग्राम में। तो इसका वेट जब मैं निकालूंगा, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 8 ऑक्सीजन एटम्स कितना होगा, 8 AMU बोल दो। एक ऑक्सीजन एटम का, सॉरी 8 AMU क्यों बोल रहा हूँ, 8 इंटू 16 AMU बोल दो, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16 AMU। एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16 एटम। यहाँ पे लिख सकते हो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16 AMU। तो 8 ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा, 8 इंटू 16 AMU। तो 16 इंटू 8 कितना होता है 120। ग्राम में नहीं आएगा सर इसका मास? निकालता हूँ ग्राम में भी, 128 AMU। तो ग्राम में निकालने के लिए क्या करोगे, इंटू AMU की वैल्यू पुट कर दो,
या फिर Na में लिखना है तो डिवाइड बाय Na इंटू ग्राम आ जाएगा, डिवाइड बाय Na इंटू ग्राम आ जाएगा, क्योंकि AMU और Na एक दूसरे के रिवर्स होते हैं ना, तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से लिखना है, या फिर AMU की वैल्यू पुट करनी है, Na की वैल्यू पुट करनी है, वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते थे। 128 AMU की वैल्यू पुट कर देते 1.6 इंटू 10⁻24, तो इसको सॉल्व कर लेते, या फिर इसको ऐसे करके लिख लिया हमने। ठीक है, तो जैसे मर्जी कर लीजिए। सर हमने आपको चैट पे भेज दिया है सर दूसरा आंसर एक। 21.2 यस सर, यस सर। ठीक ही लग रहा है आंसर, ठीक ही होगा। सर अगर हम इसमें पहले मोल्स निकालें फिर मॉलिक्यूल्स निकालें तब वो मॉलिक्यूल्स सेम नहीं आ रहे हैं। पहले मोल्स निकालोगे भाई, मोल्स क्यों निकाल रहे हो तुम? क्योंकि देखो, जब भी तुम्हें AMU में दे रखा है ना चीजें, तो मोल्स की तरफ मत भागो, क्योंकि AMU इज ए वेरी वेरी स्मॉल यूनिट। मोल में तो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ज्यादा मास होता है। मोल में 98 ग्राम मास होगा, ठीक है, और मोल में Na मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जब भी AMU में चीजें हैं, मोल में जाओ ही ना। सिर्फ एक H2SO4 मॉलिक्यूल का मास तुम्हें पता है ना, 98 AMU। अगर तुम मोल में जाओगे तो गड़बड़ कर दोगे। मोल में तुम क्या करोगे, मोल निकालने के लिए तुम 196 डिवाइड बाय 98 तुम इस बोल दोगे 2 मोल्स, बट एक्चुअल में ये 2 मोल्स थोड़ी है, एक्चुअली ये 2 मोल्स थोड़ी है, क्योंकि यहाँ पे मास ग्राम में आता है। जब भी हम AMU में तो मोल्स निकालने हैं तो मोल्स भी निकाल सकते हो, बट मोल्स पता कितने आएंगे इसके, मोल्स निकालो। मोल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मास ग्राम में पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे AMU की वैल्यू पुट करो ग्राम में, विच इज 1.67 इंटू 10⁻24। अब डिवाइड करो 98 से, इतने मोल्स आएंगे। ठीक है, तो मोल में जब AMU में चीजें हैं, मोल में जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? बड़ो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन सबको? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो। ये मिटा दूं क्वेश्चन? सर इस हाइड्रोजन वाले का 884 इंटू 10⁻21 है क्या? देखते हैं, मैं कौन सा इस फॉर्म में तो नहीं पता। Na की फॉर्म्स में बता सकते हो तो बता दो, Na की फॉर्म में। सर हमें मोल्स निकालना है यहाँ तो। हाँ, मोल्स निकालने हैं, बिल्कुल मोल्स निकालने हैं। मोल्स का आंसर भी Na की फॉर्म में हो सकता है ना, Na इज जस्ट अ वैल्यू। देखो इस क्वेश्चन को एक बार, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ अमोनिया व्हिच कंटेन 9 AMU ऑफ हाइड्रोजन एटम। कहते कितने मोल्स होंगे NH3 के जिसमें 9 AMU होगी हाइड्रोजन एटम की, 9 AMU। देखो मैं ये बोल सकता हूँ, वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3, one molecule of NH3 has 3 AMU of has 3
AMU ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या ये बोलना सही है या गलत है, बताओ। क्या ये बोलना सही है या गलत है? बिल्कुल सही है ना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। एक मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, और एक हाइड्रोजन का एटम का मास कितना होता है? 1 AMU। एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 AMU। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 हैज 3 AMU ऑफ हाइड्रोजन एटम, हैज 3 AMU ऑफ हाइड्रोजन एटम। सही है ना? तो अब देखो, एक मॉलिक्यूल में अगर 3 AMU है तो ऑब्वियसली 3 मॉलिक्यूल्स में ही तो कितने होंगे? 9 AMU हो जाएंगे। सर 9। हाँ बोलो। सर इसका आंसर 2.6 बाई Na है। देखते हैं एक बार, देख लेते हैं, फिर वेरीफाई कर लेना आंसर, ठीक है। तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में 3 9 AMU हाइड्रोजन एटम आ गए। तो इसने क्या बोला था? कैलकुलेट द मोल्स ऑफ अमोनिया व्हिच कंटेन 9 AMU ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो 9 AMU ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने मॉलिक्यूल्स में है NH3 के? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 में, 3 मॉलिक्यूल, बट उसने मोल्स निकालने के लिए बोला है। तो जब भी तुम्हें मॉलिक्यूल्स पता हो, मोल्स कैसे निकालते हो? 3/Na, आंसर खत्म। जब भी तुम्हें मॉलिक्यूल्स पता हो, मोल्स कैसे निकालते हो? गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na, आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, अब Na की वैल्यू पुट करनी हो तो कर सकते हो, बट 9 AMU ऑफ हाइड्रोजन 3 मॉलिक्यूल्स में होगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में, इसको मोल में कन्वर्ट करना था, डिवाइड बाय Na कर दिया, सिंपल। बोलो, क्लियर हुआ? समझ आया भाई? यस। किसी को कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसका आंसर कूलम्स में निकाल देना, ठीक है। कूलम्स में चाहिए इसका टोटल चार्ज। हाँ भाई, हुआ नहीं ये क्वेश्चन? बहुत सिंपल है। क्या आंसर आ रहा है इसका? जिसका हो गया हैंड रेस करके आंसर बताओ उसका। सर 12.8 into 10 to the power minus 19 कूलम। या बिल्कुल सही आंसर। यस 12.4 सर। या ट्वेल्व सर यही आ रहा है सर। सही है, सही 12.8 into 10 raised to power minus 19। सही है, सही है, सही सही। तो इसमें टोटल चार्ज निकालना था 96 AMU ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन में। तो ऑब्वियसली सेम वैसे करो। एक मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन का वेट कितना होगा? 24 AMU। तो अब टोटल मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन अगर तुमने निकालने हैं, यू जस्ट हैव टू डिवाइड 96 अपॉन 24। ये कितना आ जाएगा? 4। तो टोटल मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन कितने आ गए? 4। एक मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन में, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, कितना चार्ज होता है? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है।
मतलब कितना होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19। तो एक में इतना होता है, तो 4 में कितना हो जाएगा 4 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है भाई, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। गॉट इट? समझ में आ गया ये क्वेश्चन? किसी को डाउट इसमें? एनीबॉडी? एनीबॉडी किसी को डाउट इसमें? क्लियर? आगे बढ़े। सर नोट कर ले सर, 1 मिनट। हाँ नोट कर लो, नोट कर लो जरूर। हो गया? यस। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। अब देखो एवरेज एटॉमिक मास में क्या है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास एक एलिमेंट अलग अलग आइसोटॉप्स में एग्जिस्ट करता है, कोई एक एलिमेंट अलग अलग आइसोटॉप्स में एग्जिस्ट करता है, तो हम उस एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या लें? तो हम उस एलिमेंट का एक्चुअल में जो एटॉमिक मास लेते हैं वो क्या लेते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। अब ये एवरेज एटॉमिक मास किस तरीके से लेना होता है? तो यहाँ पे लिखो, इफ एन एलिमेंट exist in two isotopes having atomic masses A and B, having atomic masses A and B, and have the percentage abundance is x percent and y percent respectively. एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे सीन क्या है कि मान लो एक एलिमेंट है, उसके दो आइसोटॉप्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और उनकी परसेंटेज अबंडेंस x% और y% है। ठीक है, मान लो नेचर में एक 90% एग्जिस्ट करता है, एक 10% एग्जिस्ट करता है, हो सकता है 95% करता हो या 5% करता हो सकता है उसके 3 आइसोटॉप्स हो। इट कैन बी पॉसिबल, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। 1H1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो 3 आइसोटॉप्स होते हैं, इन तीनों की परसेंटेज अलग अलग होती है, बट मेजरली जो सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है वो इसी की होती है। ठीक है, ऐसे क्लोरीन के आइसोटॉप होते हैं, क्लोरीन 35 होता है और एक क्लोरीन 37 होता है, 2 आइसोटॉप्स होते हैं। एक की परसेंटेज होती है, क्या बोलते हैं, इसकी परसेंटेज होती है 75%, इसकी होती है 35%। तो अलग अलग परसेंटेज में नेचर में वो एग्जिस्ट करते हैं। 25% है सर। ओ सॉरी 25, सॉरी 25। तो अलग अलग परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। तो देखो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होगा, यहाँ पे लिखो, एवरेज एटॉमिक मास पहले आइसोटॉप का एटॉमिक मास इनटू उसकी परसेंटेज विच इज x। इसको ना, ये दोनों सेम से लग रहे थे इसलिए मैंने, इनटू उसकी परसेंटेज x, प्लस दूसरे का एटॉमिक मास इनटू उसकी परसेंटेज विच इज y, डिवाइड बाय टोटल परसेंटेज, मतलब x प्लस y।
मतलब डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो जैसे क्लोरीन वाले केस में मैं एग्जांपल के तौर पे इसके लिए निकाल के देखता हूँ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एक आइसोटोप होता है 35 वाला, एटॉमिक नंबर 17, एक आइसोटोप होता है 37 वाला, ठीक है। तो इस केस में अगर हम इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालें, एवरेज एटॉमिक मास निकालें तो क्या आएगा, 30 सॉरी इसकी परसेंटेज होती है, अभी मैंने बताया था कितनी, 75 और इसकी 25। तो क्या करेंगे, 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइड बाय टोटल 100 हो जाएगा, विच इज 75 प्लस 25। तो इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 35.5। इसलिए तुमने क्लोरीन का देखा होगा, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है, 35.5 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ज्यादातर आइसोटॉप्स के केस में क्या होता है, एक की परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है, एक आइसोटॉप की परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है, मतलब मोर देन 95% एक आइसोटॉप की होती है, दूसरे की कम होती है ज्यादातर केसेस में। चाहे तुम ऑक्सीजन वाला केस ले लो, चाहे कार्बन वाला केस ले लो, कार्बन 12 कार्बन 14 वाला केस ले लो, ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन 18 वाला केस ले लो। तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जो नॉर्मल तुम देखते हो जैसे कार्बन 12 कार्बन 16, ये तो नॉर्मली तुम देखते हो, ये नॉर्मली नहीं देखने को मिलते, ठीक है। तो इनकी परसेंटेज अबंडेंस मोर देन 90% होती है। तो जिसमें मोर देन 90% या मोर देन 95% होगी, उसका एटॉमिक मास लगभग उतना ही आ जाएगा जितना इसका है, इसी के तो क्लोज आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो, इसकी परसेंटेज 75% है, इसकी 25% है, तो एटॉमिक मास 35 के क्लोज आया, 35.5। बट अगर इसकी परसेंटेज 95% होती तो ऑलमोस्ट 35 पॉइंट कुछ आ जाता, तो अप्रोक्सीमेटली तो 35 ही आ जाता ना। अगर 95% के अराउंड होती इसकी परसेंटेज, तो फिर तो 35 के अराउंड ही आ जाता, तो फिर तो हम बोल देते कि 35 ही है इसका, उसको निगलेक्ट कर देते उतने को। बट 0.5 को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता था, तो इतनी परसेंटेज को निगलेक्ट करना मुश्किल है। बट अगर 90% से ज्यादा है तो फिर तो निगलेक्ट कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि उसका एटॉमिक मास 16 ही है या इसका एटॉमिक मास 12 ही है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन नहीं है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन नहीं है। समझ आ रही बात, बोलो समझ में आया एवरेज एटॉमिक मास? यस सर। अब इसमें ऐसा भी हो सकता था कि वो आइसोटॉप्स रेशियो में बता देता, रेशियो में बोल देता कि ए एंड बी आइसोटॉप जो हैं वो रेशियो में है, इन द रेशियो एम रेशियो एन, ऐसे भी बोल सकता था वो। इस केस में एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, सिंपल, इसमें भी क्या ही करेंगे, रेशियो में वही चीज करेंगे, ए इंटू एम प्लस एन इंटू बी, और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल एम प्लस एन, इनका जो एडिशन है टोटल वो आ जाएगा। तो रेशियो में इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी का भी एवरेज एटॉमिक मास आसानी से निकाल सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? सर m प्लस n की जगह 100 भी तो लिख सकते हैं। किसकी जगह पे, किसकी जगह पे 100 लिख सकते हैं? बताओ भाई, क्या बोल रहे थे? इन दोनों की जगह पे 100 बिल्कुल लिख सकते हो, या 100 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। अगर 3 आइसोटॉप्स होंगे तो फिर तीनों को मल्टी, मान लो एक सी आइसोटॉप होगा, उसकी परसेंटेज कोई Z% है, तो फिर साथ में सी भी आ जाएगा, सी इंटू जेड भी आ जाएगा, साथ में सी इंटू जेड भी आ जाएगा, ठीक है। तो 3 के केस में हम वैसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है भाई। सर हाँ बोलो। सर बट अगर किसी एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स हैं और सर हमें अगर किन्हीं 2 आइसोटोप्स का एवरेज निकालना है, तो सर नीचे 100 थोड़ी लिखेंगे। हाँ, उस केस में नहीं लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, क्यों लिखेंगे उस केस में भाई, वो तो कॉमन सेंस है ना, उसमें क्यों लिखोगे तुम नीचे 100 ठीक है, इसमें नहीं लिखेंगे हम 100। वो तो क्वेश्चन की डिमांड होगी ना, वो तो क्वेश्चन की डिमांड होगी स्पेशली कि हाँ भी इन दोनों की ही निकालो, वो क्वेश्चन की डिमांड होगी, ठीक है। इस केस में तो लिख सकते हैं, अगर 2 ही आइसोटोप से तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर उसने क्वेश्चन की डिमांड ही ऐसी दे दी कि हाँ इन दोनों आइसोटॉप्स की निकालो, वैसे तो यहाँ पे 100 की जगह ये दोनों चीजें दिमाग में रख लेना, ठीक है।
100 भी और x + y। चलो क्लियर। एवरेज एटॉमिक मास रेशियो में होंगी तो सर क्या क्या रेशियो में होगी? तो रेशियो में होगी तो सर दोनों को ऐड कर देंगे, रेशियोस को। हाँ बिल्कुल। ठीक है क्लियर। तो अब इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन शीट में तुमने मिस किए है ना, उनको दोबारा जाके सॉल्व करना। ठीक है, जो क्वेश्चन में शीट में क्वेश्चन मिस हुए हैं उनको दोबारा जाके फिर से सॉल्व करना। ठीक है। और Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट होमवर्क तुम कहाँ तक कर पाओगे मेरे को चेक करने देना एक बार। तो यार देखो वहां तो अभी 20 तक ही रहने देना, वहां भी 20 से आगे मत करना। ठीक है, वहां भी 20 से आगे मत करना। पार्ट 2 में जो उसका पार्ट 2 है, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2, एक तो जो क्वेश्चन एवरेज एटॉमिक मास वाले मिस किए हैं वो कर लेना, और पार्ट 2 में तुम कर लेना क्वेश्चन नंबर, तुम कर पाओगे 1 to 24। इजी इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो पार्ट 2 1 to 24, और पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तक ही रहने देना, बट जो मिस किए हैं उनको सॉल्व कर लेना। ठीक है, समझ के बात को? Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अभी हमें बात करनी है गैसेस के बारे में, थोड़ी सी गैसेस के बारे में बात करनी है। वैसे तो गैस क्या हुआ? सर पार्ट 2 में कितने तक करने हैं? क्वेश्चन नंबर 1 to 24, 24 तक, 1 to 24 तक। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हमें थोड़ी सी गैसेस के बारे में बात करनी है। तो गैसेस के बारे में वैसे सही मायने में तो एक चैप्टर जो आगे आएगा विच इज गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट वाला चैप्टर आएगा, उसमें डिटेल में बात करनी है हमें, बट थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन हमें देनी है इस इंट्रोडक्टिव चैप्टर में, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री वाले चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। प्रॉपर्टी, ये तुमने छोटी क्लासेस में भी थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में। तो बेसिकली तुम्हें पता है नॉर्मली 3 स्टेट होती हैं जनरली मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और लिक्विड में क्या, सॉरी गैसियस स्टेट में क्या होता है? गैसियस स्टेट वो स्टेट ऑफ मैटर होती है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। तो क्या होता है ना, हमारे पास अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग जैसे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, किसी भी मटेरियल के ऐसे पार्टिकल्स हैं, ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल लो, मान लो ये मटेरियल है वाटर, तो ये सब वाटर के मॉलिक्यूल्स है, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल्स है, मतलब इस तरह से है, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल, दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल, तीसरे वाटर का मॉलिक्यूल, ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। ठीक है, अब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड होते हैं। इस तरह से सबके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है सबके आपस में बीच में। ठीक है, अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितनी स्ट्रांग हो उतने मॉलिक्यूल्स पास पास आ सकते हैं, उतने मॉलिक्यूल्स पास पास आ सकते हैं, उस हिसाब से उसकी स्टेट डिसाइड होती है। सॉलिड स्टेट में ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास होते हैं, इतने पास होते हैं कि जुड़े होते हैं आपस में, इस तरीके से जुड़े होते हैं सॉलिड स्टेट में, बहुत पास पास होते हैं। लिक्विड स्टेट में थोड़े थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, थोड़े थोड़े दूर, और गैसियस स्टेट में बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं। मतलब गैसियस स्टेट में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक हो जाती है, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, बहुत वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बहुत दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो वाटर के केस में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ना बहुत ज्यादा वीक होती है, ठीक ठाक मॉडरेट होती है, इसलिए इसकी जो नेचुरल स्टेट होती है रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होती है। बट हाँ, अगर इसको बहुत ज्यादा मैं हीट करता जाऊं तो हीट करने पे क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करने लग जाते हैं, ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करने लग जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा वेलोसिटी से इधर उधर भागने लग जाते हैं। जब इधर उधर भागने लग जाते हैं तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स दूर दूर भाग जाते हैं, और काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले बैरियर को खत्म कर देती है, क्रॉस कर देती है, और मॉलिक्यूल्स दूर दूर भाग जाते हैं और उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, लिक्विड से गैसियस में चला जाता है। सेम चीज सॉलिड में लिक्विड में भी होती है।
सॉलिड में भी जब ये प्रेजेंट है इस तरह से, तो हम किसी सब्सटेंस को हीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो जब हीट करते जाते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, ये ऐसे बहुत जोर जोर से वाइब्रेट करने लग जाते हैं, मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लग जाते हैं। जब इतनी ज्यादा इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है कि ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में इसको ब्रेक कर देते हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं, जिसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। दीज आर द सम बेसिक्स रिगार्डिंग स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि तुमने छोटी क्लासेस में 9th 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आई होप पता होगा ये चीजें। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में यहाँ पे क्या आएगा, गैसियस स्टेट बेसिकली क्या है, द स्टेट ऑफ मैटर, यहाँ पे लिखोगे द स्टेट ऑफ मैटर in which the molecular forces of attraction, in which the molecular forces of attraction, in which the molecular forces of attraction between the particles of matter, between the particles of matter are minimum is known as gaseous state, is known as, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, गैसियस स्टेट, जिसमें ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गैसियस स्टेट। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं गैसेस की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, गैसेस क्या होती हैं, गैसेस हैव very low density due to negligible intermolecular forces, intermolecular forces को ऐसे लिख रहा है, intermolecular forces। ठीक है, IMF, intermolecular forces। तो गैसेस में क्या होती है, नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिस वजह से इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, मतलब बहुत बड़े वॉल्यूम में बहुत कम मास होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर हैं, तो इतने वॉल्यूम में कुछ ज्यादा मॉलिक्यूल्स ही नहीं आते, तो ऑब्वियसली उनका मास भी कितना ही होगा। तो इसलिए गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है ड्यू टू नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है, जितने क्लोज होंगे, जितने कंजेस्टेड होंगे मॉलिक्यूल्स, उतनी डेंसिटी ज्यादा होगी ना, इसलिए जनरली सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, गैसेस हैव इनफाइनाइट एक्सपेंसिबिलिटी, expansibility and high compressibility, देखो भाई, गैसेस को जितना मर्जी चाहे एक्सपैंड कर दो, कोई लिमिट ही नहीं है, गैसेस को जितना मर्जी चाहे एक्सपैंड कर दो, और कंप्रेसिबिलिटी भी गैसेस की बहुत ज्यादा होती है। देखो इसका मतलब क्या है, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मेरे पास कोई गैस है, कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस है, तो एक कंटेनर है, उसमें ऑक्सीजन गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अगर मान लो इस गैस को इस कंटेनर से निकाल के मैं बहुत बड़े कंटेनर में डाल दूं, बहुत ज्यादा बड़े कंटेनर में डाल दूं, तो क्या होगा, ये गैस क्या होगी, पूरे कंटेनर में जाके फैल जाएगी, इसके मॉलिक्यूल्स पूरे कंटेनर में जाके फैल जाएंगे। अगर तुम इससे भी बड़ा कंटेनर ले आओ, तो गैस उसमें पूरे में जाके फैल जाएगी। एक इस छोटे से कंटेनर से निकाल के गैस को बहुत बड़े हॉल में डाल दो, वो पूरे हॉल में फैल जाएगी। तो गैस को जितना चाहे एक्सपैंड कर सकते हो, वो कोई लिमिट ही नहीं है। गैस को जितनी बड़ी जगह पे रखोगे, उतनी बड़ी जगह पे जाके एक्सपैंड कर जाती है गैस। ठीक है, कोई लिमिट ही नहीं है उसकी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। देखो मान लो इस कंटेनर में
ये इतनी सी गैस है, तो हम इसको कितना कंप्रेस कर सकते हैं भाई, इसको कितना दबा सकते हैं, दबा दबा के हम मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं हम कितना क्लोज ला सकते हैं, कितने जैसे ये गिनती के मॉलिक्यूल्स है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन 8 मॉलिक्यूल्स को तो मैं इतना इतना क्लोज भी ला सकता हूं, तो यहां तक कंप्रेस कर सकता हूं मैं, इतने बड़े वॉल्यूम को मैंने यहां तक कंप्रेस कर सकता हूं दबा के। ऊपर से अगर मैं प्रेशर लगाऊं, जैसे इस तरीके से सोचो, जस्ट इस तरीके से सोचना, मान लो इस तरीके से मैंने पिस्टन लगा रखा है, यहाँ पे मूवेबल पिस्टन है, यहाँ पे गैस है, इस तरीके से कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स है, तो इसको मैं बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकता हूँ ना, क्योंकि अगर मैं ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूं, ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके इसको दबाऊं, तो इसको मैं बहुत ज्यादा दबा सकता हूँ, इतना दबा सकता हूँ, बहुत ज्यादा दबा सकता हूँ, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स तो यहाँ तक दब जाएंगे, बहुत ज्यादा दबा सकता हूँ, मतलब इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकता हूँ। गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू, तुम सॉलिड देखो, तुम्हारे पास एक सॉलिड, कुछ सॉलिड सब्सटेंस है, उसको दबा के देखो, दबता है वो, कंप्रेस होता है क्या? सॉलिड सब्सटेंस कोई वुडन लॉग है तुम्हारे पास, क्या वो कंप्रेस होगी? और गैस को तुम कितना कंप्रेस कर सकते हो? तो इसलिए गैसेस की इनफाइनाइट एक्सपैंड कर सकते हो तुम, और कंप्रेसिबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है। व्हाट इट, बोलो समझ में आए ये दोनों पॉइंट्स? यस सर। यस सर। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, टाइम क्योंकि खत्म हो चुका है, 6 बजे भी क्लास है मेरी, तो इसमें इतना राइट डाउन कर लो, फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? और जो होमवर्क दिया है वो कर लेना, आज का लेक्चर अच्छे से रिवाइज कर लेना, और जो नए बच्चे हैं वो प्रीवियस लेक्चर देख लेना, ठीक है? सर होमवर्क रिपीट कर दीजिए। होमवर्क भाई, एक्सरसाइज 1, एक तो लेक्चर रिवाइज कर लेना अच्छे से, एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 में तो क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तक ही करने हैं फिर से, और इसमें जो क्वेश्चन मिस किए हैं वो कर लेना एवरेज एटॉमिक मास वाले, ठीक है? और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 24 करने हैं। हाँ क्या हुआ? सर जो आपने वो पीडीएफ भेजी थी क्वेश्चंस की सर, वो उस मॉड्यूल्स में तो नहीं है जो कोचिंग से मिले हैं सर? कोचिंग में तुम्हें आईटीसी का मॉड्यूल नहीं मिला, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री वाला? यस सर। मिला है सर। तो उसमें वो उसमें भी तो क्वेश्चंस होंगे वो वाले। यस सर। सर है थोड़े बहुत, 2-3 क्वेश्चन आपने जो पीडीएफ भेजी है उसमें एक्स्ट्रा है। अच्छा तो कोई बात नहीं, उसको कर लेना मैनेज, उसमें क्या, कर लेना एक्स्ट्रा क्वेश्चन। चलो ठीक है भाई, आज के लेक्चर यहीं तक है फिर। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का लेक्चर सेंड कर देंगे। हाँ हाँ वो कर दूंगा मैं, ग्रुप में लिंक सेंड कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके बाय बाय।